नमस्कार, मैं हूं अमरीश देवकुंज, जयपुर के एल्बर्ट हॉल से आप देख रहे हैं ये देश है हमारा का स्पेशल एडिशन। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भगवा आतंकवाद पर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ न्याय अन्याय के बीच में ये चुनाव भी हो गया है। तो आज जयपुर के एल्बर्ट हॉल से होगा ये स्पेशल एडिशन, क्योंकि इस देश के अंदर मुद्दे कई हैं, लेकिन कुछ मुद्दों को पीछे करा गया। क्या वाकई हिंदू आतंकवाद एक ऐसी थ्योरी थी जिस पर बहस होना जरूरी था? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बोला, अमित शाह ने बोला कि कुल मिलाकर एक ऐसी थ्योरी रची गई इस देश के अंदर जिससे इस देश की जनता का अपमान हुआ है। तो आज जयपुर के एल्बर्ट हॉल के सामने हम इसकी भी बात करेंगे। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि 72,000 उनकी सबसे बड़ी गेम चेंजर स्कीम है। तो क्या 72,000 का गरीबी पर जो वार होगा वो राहुल गांधी को दोबारा शासन में लेकर आएगा? आज हम इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं आज ये देश है हमारा का स्पेशल एडिशन एक्सक्लूसिवली। उल्टा लटका देंगे, तुझे निर्वस्त्र करेंगे और कोई बहन आज के पास कभी भी इस पीड़ा का सामना न कर सके। कांग्रेस को अंदाजा भी नहीं होगा कि बीच चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ ब्रह्मास्त्र निकाल लेगी। दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में कूद चुकी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कल अपनी यातना की दास्तान सुनाई और उसके बाद बीजेपी ने इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर तगड़ा कटाक्ष करते हुए हमला बोल दिया। यही सब चाहते हैं, इसलिए जो जनता कर रही है, जो अपने अपने दिलों से, जिनके मन से आवाज निकल रही है, दिल से आवाज निकल रही है, वो निश्चित रूप से सत्य है और वो सब हमारे पक्ष में। साध्वी प्रज्ञा के गेरवा कपड़ों और बहते हुए आंसुओं के पीछे वोट तलाश कर रही है। लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं वो एक एक्यूज्ड हैं। अभी उनको क्लीन चिट कभी नहीं मिली है, उनकी सिर्फ जमानत हुई है। पीएम मोदी भी कांग्रेस पर देश के साथ 60 साल तक अन्याय का इल्जाम लगा चुके हैं। पीएम ने कहा था, देश के गरीबों के साथ, किसानों के साथ और सिखों के साथ कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ अन्याय ही किया है। जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल गया है कि उन्होंने 60 साल तक सरकार चलाते हुए अन्याय किया है। और जब ये न्याय की बात करते हैं तो 84 के सिखों के साथ जो जुल्म हुआ, वो सिख भी अब न्याय मांग रहे हैं। समझौता एक्सप्रेस के झूठे केस में इतने सालों तक जो जेल में रहे, वो न्याय मांग रहे हैं। आपने समझौता एक्सप्रेस के नाम पर हिंदू आतंकवाद कर करके हिंदुओं को आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया। इस देश का हिंदू न्याय मांग रहा है कि आपने हमें आतंकवादी क्यों कहा। उधर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह के बाद अब राहुल गांधी न्याय स्कीम के दम पर देश से गरीबी मिटा देने के दावे के साथ ताल ठोक रहे हैं। न्याय का वादा करते हुए राहुल 3 दिनों के अंदर देश के 10 करोड़ परिवारों को खत लिखेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनती है तो न्याय योजना को तुरंत लागू किया जाएगा। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस सरकारों ने देश के अलग अलग तबके के साथ वाकई अन्याय किया है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे साथ मेहमान है डॉक्टर सुधांशु द्विवेदी, बीजेपी के कद्दावर नेता, प्रवक्ता, राजस्थान के प्रभारी भी है। मेरे साथ कांग्रेस की ओर से कांग्रेस पार्टी के धुरंधर नेता, वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश है। मेरे साथ सूरजपाल अम्मू साहब है, यहां मौजूद करनी सेना के अध्यक्ष। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश से चौतरफा अन्याय का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री बोले 60 सालों तक इन्होंने अन्याय किया है। उसके बाद हिंदू आतंकवाद, सिख दंगों पर कांग्रेस की घेराबंदी बीजेपी लगातार कर रही है। दंगों और आतंक को धर्म से जोड़ने के मुद्दे पर लगातार बीजेपी की वार की कोशिश है। बीजेपी देश को कांग्रेस की नाकामियों को याद दिला रही है। राहुल के न्याय को मोदी कांग्रेस के 60 साल के अन्याय से जोड़ रहे हैं। 60 साल बनाम 60 महीने
में देश ने किससे कितना अन्याय किया उसकी हम बात करेंगे। मेरे साथ वक्ता मौजूद है, जनता मौजूद है, तो आप लोग तैयार हैं सवाल पूछने के लिए? सबसे पहले आप लोगों का अभिनंदन, स्वागत। लेकिन मोहन प्रकाश जी, ये किस नैरेटिव में बीजेपी आपको फंसाने की कोशिश कर रही है? प्रधानमंत्री न्यूज 18 नेटवर्क को एक इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद से लेके 60 साल तक अन्याय आप लोगों ने करा है इस देश के ऊपर, और अब आप लोग न्याय की बात करते हैं। और साध्वी प्रज्ञा कहती हैं कि आपने यातनाएं दी थी। ऐसा है कि ये वक्त है प्रधानमंत्री को इस देश के सामने जवाब देने का जी, लेकिन रोज प्रधानमंत्री सवाल ही कर रहे हैं। बहरहाल, लेकिन एक बात जान लीजिए कि इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्द अर्थ खोते जा रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बहुत बड़ी बात इसलिए कह रहा हूं कि एक भी शब्द उनके ऐसे नहीं हैं जो कि उन्होंने इस देश के लोगों को दिया हो और उसको आर्थिक अर्थ के रूप में इस देश की धरती पर उतारा हो। आपने एक बात हिंदू आतंकवाद की अभी चर्चा की और साध्वी पीएम ने बोला जो क्या प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, खैर इनके तो साध्वी प्रज्ञा हैं और गुरु वो बाबा जो है रामदेव हैं, गुरु आसाराम हैं और राम रहीम इसी तरह के लोग हैं। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं सिर्फ सुन लीजिए और बाबा रामदेव को आपने इंटरव्यू खड़ा कर दिया। एक सेकंड आप रुकिए, आप अपनी बात को रखने दीजिए, ठीक है? एक सेकंड आप रुकिए 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 बैठिए 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 रुकिए रुकिए एक सेकंड रुकिए सर। देखिए बैठो बैठो बैठो, बोलिए बोलिए मोहन जी आप रुकिए, ये तरीका गलत है। एक सेकंड रुकिए 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 बोलने दीजिए बोल दिए, ये तरीका नहीं। सुधांशु जी बोलना पड़ेगा आपको। एक सेकंड उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। बैठिए हम लोग जवाब देंगे, जवाब देने दीजिए उनको। अगर आप ऐसे करेंगे तो मुझे डिबेट छोड़नी पड़ जाएगी यहीं पर। आप चाहते हैं ऐसा हो? बोलिए मोहन जी। नहीं आप रुकिए, अब आपको नहीं आपको मैं मौका दूंगा ना बात रखने का, आप तब रखिएगा। बोलिए, एक सेकंड बोल दीजिए बात। सुनिए, यही संस्कृति है जो कि देश के अंदर न्याय कर रही है कि अन्याय कर रही है। यानी इस देश के अंदर आपको देखिए बोलिए मैं छोड़ के चला जाऊं। बोलिए आपने यही संस्कृति इनको सिखाई गई है कि अगर असहमति है तो उसको बोलने मत दीजिए। मैं आपसे बोलिए, आप अपनी बात, उनका ऑडियो नहीं जा रहा, आप अपनी बात को रखते रहिए। आप अपनी बात को रखिए। हमारी तो गिर गई है, आप अपनी संभाल के रखो। मैं इस विषय में कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री उस समय गुजरात में थे। इस देश के जो शीर्ष नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जब ये मसला आया तो शीर्ष नेता, जिसमें राजनाथ सिंह शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस समय अध्यक्ष थे पार्टी के। जी। तो ये इन लोगों ने एक प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। प्रधानमंत्री जी ने आईबी से लेके हेमंत करकरे से लेके जितने लोग उस जांच में जुड़े थे उनको अडवाणी जी के घर भेजा और कहा कि पूरी जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं उन फाइंडिंग्स को आप बीजेपी के शीर्ष नेता के सामने रखिए। यह मनमोहन सिंह जी ने किया। अब उसके बाद जब वो फाइंडिंग आई उसमें यहां तक था कि इनका टारगेट अडवाणी जी और इस तरह के भी बीजेपी के नेता थे। सुनिए, मैं तो मौका दे रहा हूं आपको बोलने का, तो आप बीच में मत बोलिए। नहीं, पर तो मैं आपको 2.5 मिनट हो गए आपको बोलते। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, आप जब बीच में बोलेंगे तो 2.5 क्या 3 मिनट हो जाएगी। और 40 सेकंड ले लीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस विषय में इस देश के अंदर राजनाथ सिंह जी से और श्री अडवाणी जी से पूछा जाए कि इंटायर जो इस देश की एजेंसी थी उन्होंने इनके सामने क्या तथ्य रखे थे। और जो हेमंत करकरे है, हेमंत करकरे के बारे में जो रिवरों ने लिखा है और इस घटना से संबंधित लिखा है उस लेख को भी आप पढ़िए। इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर शहीद कहीं अलग है तो उसका सम्मान है, उसके नाम पर वोट मांगेंगे। और इस देश के चुनिंदा पुलिस अफसरों में से ईमानदार, और ये पहले भाजपा के राहुल गांधी ने भी अटैक करा उसके। नहीं, आज की बात नहीं है, आज करा ना, ये उस समय की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी ने बोला हेमंत करकरे को शहीद नहीं मानती बीजेपी। बीजेपी कह रही है वो उनका निजी बयान है। मैं सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आता हूं।
राजनाथ सिंह का हवाला दिया, क्योंकि आप उनकी पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं, आप बात को रखेंगे। एल.के. अडवाणी का हवाला दिया, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस के न्याय के नैरेटिव को आप अन्याय में इसलिए बदल रहे हैं, इसका आपको डर है, खौफ है, पॉलिटिकल खौफ है? पहली बात तो मैं न्याय के नैरेटिव पे बोलना चाहता हूं। आदरणीय मोहन प्रकाश जी ने कहा कि शब्दों का अर्थ, जब ये बोला जाता अब होगा न्याय, तो मतलब अपने आप हो जाता है कि अब तक नहीं हुआ था न्याय, तो बैकग्राउंड तो पहले ही क्लियर हो गई। दूसरी बात, तो 5 साल की बात करते हैं। नहीं, दूसरी 5 साल की बात करते हैं। नहीं, दूसरी बात, ठीक है, अब बैठिए। एक मिनट मैं पूरी बात कर लूं। ये गलत है, अगर ये मोदी करेंगे तो ये तरीका भी देखिए भाई सुनो, आप भी देखिए, मतलब भैया अगर आप कोई करना है तो आप चलो, अभी आम सभा हम भी लगाते हैं, ये भी लगाएं और ये भी नारा लगाएं, ठीक है, पर लेकिन ये डिबेट अलग चीज है। बिल्कुल सर, पर पब्लिक को हम तो बोल सकते हैं। अरे ठीक है, बोलिए। अरे नहीं, सुनिए अरे रामचंद्र जी को बोलने दीजिए। क्यों बोल रहे हैं? बैठिए अरे भाई बैठिए, आप दोनों बोलिए। अब अपने समर्थकों को बोलिए। हमारा कोई समर्थक नहीं है, बोली तो सही, हमारा कोई समर्थक नहीं है। बैठिए, क्या तरीका? देखिए, प्लीज हम लोग अपनी बात कहें तो पूरे देश में मैसेज जाएगा। आप लोग करेंगे तो ऐसे बैठिए। देखिए, शांति से सब लोग अपने अपने टर्न पे बोलेंगे तो लाखों लोग जो टीवी पे देख रहे हैं उन तक संदेश जाएगा। बैठिए। जब ये बोल रहे थे हमने कहा आप बैठिए। पहले मैं न्याय पे आता हूं और उसके बाद जो साध्वी प्रज्ञा के विषय पर भी जवाब देता हूं। पहली बात ये कि सुनिए कि साहब, प्लीज एक सेकंड, जो लोग चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए आप थे, शांति से बैठिए। जिनके आप स्वर्गीय शांति से बैठिए। पिताजी भारत के शांति पूर्व से बैठिए। प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाना नेहरू जी आज से 100 साल पहले जब लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो चारों गेटों पे एक गाड़ी खड़ी रहती थी कि बेटा जिस रास्ते से निकलना वहां पे एक गाड़ी खड़ी रहेगी। पर एक सवाल ये है, इतनी समृद्धि। साध्वी प्रज्ञा ने हेमंत करकरे के बारे में क्यों बोला? स्वर्गीय हेमंत अच्छा, करकरे उसका भी के बारे जवाब में दे देता हूं। क्यों बोला? बैठिए, आप अपनी बात को रखिए। अरे छोड़िए, अरे शांति बनाए रखिए भाई। आप अपनी बात को रखिए। देखिए, जहां तक शहीद हेमंत करकरे की बात है, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि हेमंत करकरे पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे और हम उनको और भारत के सुरक्षा बलों, पुलिस के सभी जवानों को समान रूप से शहीद मानते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं, शहीद हेमंत करकरे की शहादत का अपमान उस दिन हो गया था जिस दिन दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मुंबई का हमला पाकिस्तान ने करवाया ही नहीं। ठीक है, मैं उन्होंने तो कहा कि आरएसएस ने करवाया, और इतना ही नहीं, उन्होंने शहीद हेमंत करकरे की ये भी लांछन लगा दिया था। ये हेमंत करकरे की पत्नी से पूछ लिया जाए कि ये सुधांशु जी जो कह रहे हैं या भाजपा जो कह रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी का क्या दर्द है, उनके बच्चों का क्या दर्द है, एक बार उनका लेके स्टेटमेंट और आप निकाल देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके साथ किया है और क्या साध्वी प्रज्ञा के लोगों ने उनके साथ किया। मैं पूछना चाहता हूं पूरी विनम्रता से कि शहीद हेमंत करकरे पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे कि नहीं? आप स्वीकार करते हैं या नहीं? यदि हाँ, और आपकी सरकार भी यही मानती, तो करिए दिग्विजय सिंह पे कार्रवाई जो कहता पाकिस्तान वालों ने कहा नहीं किया। आप सुनिए, मतलब वो तो कहते 26/11 पाकिस्तानियों ने किया नहीं, हाफिज सईद से कोई नहीं, और ये बयान नहीं है, ये किताब लिखी हुई है। अरे 26 आप किताब पढ़ते रहिए, लेकिन उनकी पत्नी से पूछिए, उनकी पत्नी से पूछिए कि क्या हुआ था उनके साथ और कैसे दोगलापन किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आपने कहा क्या बात करेंगे आप? उनकी पत्नी से पूछिए, वहाँ के पुलिस विभाग के लोगों से पूछिए, आपकी सरकार ने कहा कार्रवाई की। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा यूपीए सरकार में पुलिस के अधिकारी थे जो बता रहा हूँ में शहीद हुए, उनके लिए सोनिया गांधी की आंख में आंसू नहीं आए, आंखों में आंसू आए, बता रहा हूँ इनकाउंटर के आरोपियों के लिए। कोई गया मोहन चंद शर्मा के घर, कांग्रेसी नहीं गया। आजमगढ़ में जाके आतंकवाद के आरोपियों के घर में जाके सिद्धा किया याकूब मेहनत के नमाज जनाजा में गया, कोई डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में नहीं गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ
शहीदों का खुला हाथ लगा के शहीद न बनो। ठीक है, ठीक है, सुनिए अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है का मतलब क्या है? जी जी, लेकिन अब मैं 72, देखिए आपका जो पोस्टर दिल्ली में लगा वो कांग्रेस की जो न्याय स्कीम है उसकी काट के लिए लगा। उसमें साध्वी प्रज्ञा को आपने उनकी हॉस्पिटल में तस्वीर को डाला। क्या आप न्याय से घबराए हुए हैं? ये एक सवाल वाजिब बनता है, इसका जवाब क्या है? न्याय का उत्तर पूरा कर दूं। 30 सेकंड। देखिए, जो लोग सोना और चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे 100 साल पहले, जिनके पिताजी के नाना जी के पास लंदन में 4-4 गाड़ियां थीं, देश का सबसे शक्तिशाली परिवार, देश का सबसे समृद्धशाली परिवार, आज 650 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस, उन्हें अब गरीबी याद आ रही है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा जो खाता नहीं खुलवा पाए कहते खाते में पैसा लगा देंगे, यानी खंबा खड़ा नहीं कर पाए कहते पावर हाउस चला देंगे। और सरकार आपकी पार्टी की नहीं, आपके परिवार की थी, जिसके लिए मुझे हिंदी क्षेत्र की एक कहावत याद आती है कि बाप न मारी मेड की और बिटवा तीरंदाज। ठीक है, ओके, मैं मोहन जी आपके पास आता हूं। बीजेपी का एक बड़ा गंभीर आरोप है कि इंदिरा गांधी ने बोला गरीबी हटाओ, राजीव जी ने बोला गरीबी हटाओ, फिर पीवी नरसिम्हा राव उन्होंने भी बोला गरीबी हटाओ, फिर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने भी बोला गरीबी हटाओ। अब राहुल गांधी फॉर्मूला ले आए हैं और इसीलिए बीजेपी उस पर कटाक्ष कर रही है, तंज कस रही है। अगर कोई थोड़ा पढ़ाई लिखाई का संबंध रखता हो ना, तो वो जानता है कि इस देश से कैसे गरीबी को समाप्त या कम करने का काम कांग्रेस लेड सरकारों ने किया है। ये दुनिया ने माना है कि पिछले 15 सालों जब इसकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो इस देश के अंदर 15% जो गरीबी थी उसको कम करने का काम या गरीबी रेखा से निकालने का काम इस देश के अंदर हुआ है। और जो लोग इस देश में रोजगार छीनने का काम करें, जो लोग इस देश में किसान के अधिकार को छीनने का काम करें, जो लोग इस देश में इंसाफ को छीनने का काम करें, वो आज बात कर रहे हैं। ठीक है, और सुनिए जी, जो लोग आज जो सवाल ये है कि हमारे नाना क्या थे, सवाल नहीं है जी, सवाल ये है कि आपने जो इस देश को 5 साल पहले कहा था उसका पहले हिसाब तो जवाब दो, उसके बाद बात करें। ठीक है, आपको मैं आपको बता रहा हूं, मेरा वादा है। अभी मेरे को 2-3 सवाल मैं आपको बताऊंगा। नौजवान का हक और किसान का हक मैं पूछना चाहता हूं। राजस्थान में खड़े हैं, मिल गया बेरोजगार नौजवानों को 3,500 रुपए का भत्ता, मिल गया किसानों को सवाल दिल्ली से मोदी जी ने भेजा, सवाल नहीं मिला। आप बैठिए, सवाल सवाल पूछिए। सुनिए, मिल गया 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को, नहीं मिला। 5 साल का जवाब आयुष्मान भारत का जवाब मांग रहे हैं, नहीं लागू की। एक सवाल, कोई भी देश का विकास कोई चीज कोई देने से, भेंट देने से नहीं हो सकता। उसका विकास होता है उनके काम को काम देने से। न्याय योजना हो चाहे बनी किसी को पैसा देने की योजना हो, ये पैसा आएगा कहां से? ठीक है, सोचे पैसा हमारी जेब से जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक, ये पैसा हमारी जेब से जाएगा। जी जी, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को 3-3.5 महीने हुआ है और जब हमारा समय आएगा तो हम भी हिसाब देंगे। चलिए, लेकिन आज नरेंद्र मोदी को इस देश के अंदर आज जो है नरेंद्र मोदी को उन सवालों का जवाब देना चाहिए जिन सवालों को लेकर वो जनता के बीच में सन 14 में गए थे। भाई सुनिए, एक लाइन कह देता हूं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 4 ही महीने हुए, मान लिया। भैया पंजाब में दे दिया, वहां तो 2 साल हो चुके। कर्नाटक में दे दिया जहां 8 साल हो चुके। ठीक है, वो 7 साल को छोड़ दो। ठीक है, सुनिए जी, हमारा नहीं, बस कोई नारेबाजी नहीं, नारेबाजी यहां नहीं चलेगी, यहां नारेबाजी नहीं चलेगी। अगर आप नारे लगाएंगे मैं डिबेट को वाइंड अप कर दूंगा। मैं एक तरफ से भी नारा नहीं सुनूंगा। मैं पिन ड्रॉप चैलेंज चाहता हूं, मैं चाहता हूं जनता की आवाज जाए। आप लोग कार्यकर्ता होंगे, अपनी पार्टी के लिए होंगे, लेकिन इस समय करोड़ों व्यूअर्स इस शो को देख रहे हैं, इसलिए इसीलिए बात जानी जरूरी है। अपनी बात को रखिए। नहीं, आप बोलिए सर, आप निष्पक्ष है, मुझे पता है, लेकिन आप अपनी बात को रखिए। पहले ये बोलेंगे फिर आप बोलिएगा। बोलिए। देखिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या इस चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए? जो घोषणा पत्र में मांगे की जा रही है उसको लीगल डॉक्यूमेंट बनाएं ताकि लोगों को ये अधिकार रहे। शानदार बात। एक सेकंड देखिए, आप बैठिए, मैं अपने पास आपके पास आऊंगा। देखिए, 2 चीजें हैं। सूरजपाल अंबू, आप करणी सेना से हैं। करणी सेना का एक महत्व है इस देश के अंदर, खासतौर पर राजस्थान के अंदर। जब हम बात करते हैं हिंदू आतंकवाद की, न्याय की, तो क्या आपको लगता है कि देश के चुनाव का नैरेटिव, वो चुनाव जिसको पूरी दुनिया देखती है, उसका नैरेटिव कहां जा रहा है? आपका विषय था न्याय और अन्याय जी।
मैं 2 मिनट लूंगा क्योंकि सबसे आखिर में बोलो और मेरे मित्र जोश में बताना, जोश आना चाहिए, इतना नहीं। पहला अन्याय देश के साथ 1947 के अंदर देश का बंटवारा किया, पहला अन्याय। दूसरा अन्याय, कश्मीर को 2 संविधान 2 विधान 2 झंडे दिए, तो इन्होंने भी कुछ नहीं किया। सुनिएगा, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। सुनिएगा जी, सुनिएगा भैया, सुन रहा हूं मैं आपको। तीसरा अन्याय, पर आप भाषण में अपनी बात रखिएगा, आरक्षण रूपी व्यवस्था। चौथा अन्याय, अगर हर व्यक्ति का, हर नागरिक का जो अधिकार है उससे वंचित करने वाले कौन लोग थे? शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की वकालत करने की बजाय इन लोगों ने अपने घर भर लिए। क्या देश आजाद है? क्या देश गुलाम आदमी नहीं है? क्या किसने देश को आजाद किया है? इन लोगों ने। क्या जिस गाय को हम माता कहते हैं उसको सरेआम करना जाता है, जिसको हम भारत का माता कहते हैं? क्या मतलब है? सवाल पूछा आप, सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। एक सेकेंड, सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। क्या एक तरफ से न्याय की बात हो रही है, दूसरी तरफ से अन्याय की बात हो रही है, हिंदू आतंकवाद की बात हो रही है? क्या कहना चाहते हैं आप? क्या हिंदू आतंकवाद, क्या हिंदू आतंकवाद? जब असीम आनंद बरी हो गए तो वह हिंदू आतंकवादी था क्या? जब प्रज्ञा ठाकुर के अंदर उसको जेल में करंट लगाए गए, उसको जिस प्रकार की प्रताड़ना दी गई, क्या वो आतंकवादी थी क्या? मैं कहता हूँ आतंकवाद का बीज बोने वाले ये लोग हैं। आपने धारा 370 आतंकवाद का बीज बोने वाले बीजेपी को कहा जाता है, बीजेपी के लिए कहा जाता है ये 370 हटाने आए थे, 370 हटानी पड़ेगी। हटाई तो नहीं ना? अगर नहीं हटाई तो इनको भुगतना पड़ेगा। 370 हटेगी, इनका संविधान के अंदर है। ठीक है, 35 भी हटेगी और 370 भी हटेगी। हम जयपुर की धरती पे खड़े हैं और जयपुर की वही धरती है जहां पर सुशील कुमार शिंदे बोले थे भगवा आतंकवाद के बारे में। क्या आपको लगता है उस बयान ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया? और अब क्योंकि साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी ले आई है और साध्वी प्रज्ञा अपनी आप बीती बता रही है कि उनके साथ जिस तरह की यातनाएं हुई, जिस तरह से मारा गया, रात रात तक मारा गया और उनको निर्वस्त करने की धमकी भी दी गई, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसको बड़ा एजेंडा बना रही है? इसी जयपुर की धरती पर सुशील कुमार शिंदे बोले थे कांग्रेस के अधिवेशन में, आपको ध्यान होगा। आपको बात करनी है इस देश में कि नोटबंदी, रोजगार बंदी, जीएसटी, किस तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था समाप्त हुई है, किस तरीके से आज हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ी है। 40 पुलवामा के एक हमारे जवान की शहीद की बात ये करते हैं, लेकिन किसकी नाकामी थी? कोई तो जांच करेगा इसकी। बिल्कुल आपने सुनिए, जी सुनिए, प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो जब आप खतरे में आते थे तो मियां मुशर्रफ कहते थे। आज कोई बता दीजिए देश के प्रधानमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया हो? अरे वाह रे मोदी वाह, बिना बुलाए बिना बताए तुम चले जा रहे हो। ठीक है, आपने लंबा बोला। और आज पाकिस्तान के नाम पर इस देश में वोट मांग रहे हो। सर, आप कह रहे हैं एजेंडा के नाम पर। एजेंडा तो नेता ही तय करते हैं। न्याय राहुल गांधी ने तय करा, अन्याय इन्होंने तय करा। ठीक है, सुनिए, अब बोलो आपने सर बोला। एक लाइन बिल्कुल, एक लाइन 5 सेकंड। कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी 370 के नाम पर, अरे कभी 5 साल के काम पर भी तो वोट मांग रहे हैं। पर नवजोत सिंह सिद्धू तो मुसलमान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ठीक है, ओके। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, सिर्फ एक पंक्ति पाकिस्तान पे कहूंगा, भैया किस पार्टी ने बाकायदा अपने सर्वोच्च समिति में एआईसीसी सेशन में प्रस्ताव पारित करके पाकिस्तान बनवाया था? वो लोग आज आकर ये बात करते हैं और हम दुनिया के इकलौते देश रहे 60-65 साल में, बीच में अटल जी का दौर छोड़ दें, दुनिया में हमेशा ताकतवर सताता है कमजोर को, और हम कहते थे हम बड़े और ताकतवर मुल्क हैं, ये छोटा और कमजोर है मगर हमको सता रहा है। इसलिए अब वो हालात बदला है। आप अपने 5 साल के काम, अब अपने 5 साल के कामकाज की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही। देखिए, ये जो अब मैं अपनी बात बोल लूं, मोहन जी अपनी बात बोल लूं। देखिए, इन्होंने हमारे खिलाफ कहा 5 साल बड़ा गड़बड़ हुआ। चलिए, आपका विचार आपको मुबारक, और इसलिए आप महागठबंधन बनाए। तो मैं पूछना चाहता हूं, कभी आपने सुना कि महागठबंधन ने कहा कि भाजपा से बेहतर शासन देने के लिए हमें वोट दो? कभी उसने कहा 15 लाख लाने के लिए हमें वोट दो? कभी कहा 2 करोड़ के लिए वोट दो? ना, उसने कहा सांप्रदायिक शक्तियों यानी हमसे बचाने के लिए सारे सेकुलर दल एक हो जाओ। तो पूछो भैया, तुम्हारा मुद्दा क्या है? महागठबंधन का मुद्दा तो यह है ही नहीं विकास। नहीं, ठीक है, मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूं। एक सवाल लूंगा। आप लोग जो खड़े पीछे, आपकी बात आता हूं,
आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी सरकार कुछ किया नहीं किया। हम बचपन में गांव जाते थे तो लेडीज लेटरिन करती थी रोड पर। अरे वो हिंदू मुसलमान। देखिए एक सेकंड, अगर आपको नारेबाजी करनी है, आम आदमी की बात भी नहीं सुनने देनी, मैं उनको, अरे कॉमन आदमी को तो बोलने दीजिए। आप लोगों को नेतागिरी का इतना चस्का है कि आप यहाँ नारे लगाते हैं। अरे अपनी रैली में नारे लगाइए ना, राहुल गांधी की रैली में नारे लगाइए, नरेंद्र मोदी की रैली में नारे लगाइए। यहाँ नारे जिसको लगाना यहाँ से बाहर हो जाए। बोलिए। उसमें से 90% लोग गरीब गुरबा जिसको कपड़े नहीं थे वो कपड़े में थे तो लेटरिन तो खड़ा हो जाती थी। मेरी वाइफ है, पूछ लीजिए, हम लोग गांव से जो गांव से करते हैं, शर्म आता था, मुड़ी झुक जाता था। आज हिंदू हो कि मुसलमान हो, सबके घर में शौचालय बना। लेडीज का इज्जत बचा। इज्जत घर। मोहन प्रकाश, दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। सूरत वाला मेरा वादा है, आपकी बताऊंगा मैं। अब मोहन जी, आप बार बार 5 साल का हिसाब मांगते हैं। इज्जत घर, आपको की मुद्दों की बात करते हैं। इज्जत घर यानी टॉयलेट बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस चुनाव का भी। नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे शौचालय बनाए। क्या आपको लगता नहीं है कि ये वाकई अच्छा काम है जो किसी सरकार ने किया? सुनिए, पब्लिक बोल रही है। नहीं, पब्लिक बोल। आपने राज ठाकरे का भाषण सुना था? राज ठाकरे का भाषण सुन लीजिए। उन्होंने दिया है दिखा के टीवी पर कि कितने सेकंड में कितने पैखाने बन गए। और सबसे बड़ी बात, ये सरकार ऐसी सरकार है, इसने पैखाने में भी पैसा खाने का काम किया है। जिसने गांव में जिसने पैसा नहीं दिया उसको पैखाना बनाने का पूरा पेमेंट नहीं हुआ है। जी। और अमित, एक क्वेश्चन मेरा पूछना है। ठीक है, पूछ लीजिए, सवाल साथ में। मोहन प्रकाश जी, आप बड़े सीनियर लीडर हैं। आप मुझे बताएं, अभी नागवा गांव सीकर के पास एक नई नवेली दुल्हन जिसके फेरे पड़े वो अपने ससुराल जा रही थी, रास्ते में उसका अपहरण हो गया। ऐसी अनेकों अनेक कांड आपके राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जब से आई है, बेटियां सरेआम उठाई जा रही है। क्यों उनकी जिंदगी? ठीक है, क्यों नहीं? ठीक है, आपने कार्रवाई भी होगी। ठीक है, कार्रवाई भी होगी अधिकारियों से। उसमें सरेआम दुल्हन को उठाया गया। ठीक है, सरेआम। ठीक है। अब अरे तुम्हें सरकार अगला सवाल, तुम्हें मार। लेकिन सब खान साहब आपके पास आ रहा हूं क्योंकि पब्लिक में भी बड़ा जोश है, नेताओं में भी बड़ा जोश है। तो कुछ बजा दीजिए ऐसा कि जिसमें ये जोश थोड़ा और हो जाए और लोकतंत्र भी विजयी हो जाए। समंदर खान साहब, हटिए पीछे, इनकी फोटो आने दीजिए भाई, समंदर खान साहब की। ऐसा है जी। या हिंदू अब आप भी थोड़ी देर के लिए आनंद लीजिए जुगलबंदी का, फिर आप दोनों की बात। देश के एक वासी है, करणी सेना भी आई हुई है, तो करणी माता के नाम से दिया हुआ है। जी, पीछे हो जाइए। देवी माँ धन मंगल गुण गाऊं, हो करणी माँ में धन मंगल गुण गाऊं। थाने भरोसे घना धावूं हे माँ, थाने भरोसे घना धावूं देवी माँ धन मंगल गुण गाऊं, करणी माँ में धन मंगल गुण गाऊं। समंदर खान साहब, ऐसे ही आप बजाते रहिए। यहाँ पर हम लोगों नेताओं की क्लास लगा रहे हैं जो कि जरूरी है। पब्लिक भी कुछ कहना चाह रही है। पीछे एक सज्जन काफी देर से खड़े हुए हैं, आप बैठिए ना। सर, मैं जैसलमेर जिले से हूं। अभी सर ने कहा था कि सीकर के अंदर एक नई दुल्हन को उठाया गया। शर्मसार, वो निंदनीय घटना है। लेकिन 2 दिन पहले ही 2 दलित लड़कियों को घोड़े से उतारा गया। वो सर निंदनीय नहीं है क्या? जी सर, दोनों निंदनीय है। अगर ऐसा होता है, दलितों को उतारा जाता है या किसी और को उतारा जाता है, दोनों निंदनीय है। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा देश युवाओं का देश है जी। घोषणा पत्र उठा के देखिए, पिछली बार 2 करोड़ का वादा किया था। युवाओं के लिए क्या किया? जाति के नाम पे चुनाव लड़ रहे हो, राष्ट्र के नाम पे। राष्ट्र के लिए मैं जान दे सकता हूँ, हिंदुस्तान का युवा जान दे सकता है, लेकिन जाति पाति के नाम पे बन रहे हो। युवाओं के लिए रोजगार निकालो। ठीक है, आपने बात रखा। ठीक है, ये देखिए, सारी बातें एक तरफ, आप दोनों नेताएं अब लाख इंकार करें कि जाति नहीं होती, पाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, लेकिन सब कुछ होता है। अब देखिए, एक तरफ कहा गया रामनाथ कोविंद की जाति के बारे में, अशोक गहलोत ने ही यहां से कमेंट करा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने भी बोला कि मैं पिछड़ा हूं।
एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि मुसलमान एक तरफा आके वोट डालें, नरेंद्र मोदी को बाउंड्री के पार करें, सब कुछ हो रहा। देखिए उसकी समस्या क्या है कि जब आपके पास मुद्दे नहीं होते लड़ने के लिए तो आप जाति पात मजहब धर्म संप्रदाय की बात लेके आते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो जाति की राजनीति की बात करते हैं, राजस्थान के बगल में गुजरात था, खाम KHAM 4 जातियों का नाम लेके किसने राजनीति की? बगल में हरियाणा अजगर किसने राजनीति की? बगल में उत्तर प्रदेश तिलक तराजू तलवार इनको मारो जूते 4 किसने राजनीति की? और बिहार में भूरा बाल निकाल रहा हूं, कोई MY के साथ खड़ा, कोई DM के साथ खड़ा, कोई जातिगत उनके साथ खड़ा हुआ, और उसके बाद कहते हैं कि जात पात की बात नहीं। और हद तो ये हो गई कि अशोक गहलोत जी ने तो संवैधानिक सर्वोच्च पद पर बैठी हुई चीज में भी जात पात डाल दी। अरे मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं, अंग्रेजों ने हमको बांटा फिर भी अपने देश की खातिर, इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। ठीक है मोहन प्रकाश रमेश भाई, क्या जो एक सेकंड रुकिए, जो बात अशोक गहलोत ने बोली उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया। मेरा मतलब ये नहीं था, मीडिया ने तोड़ मड़ोड़ को पेश किया, लेकिन हमने सुना उन्होंने क्या बोला। सुनिए, ऐसा है कि ये चाहते हैं कि मुख्य मुद्दों पर इस देश में बहसी न हो, और ये मंदिर कहते हम बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, राफेल खरीद के लाएंगे लेकिन बिल नहीं बताएंगे, दाम नहीं बताएंगे, और एक नहीं अनेकों चीजें आज सामने आ गई हैं। चुप रहिए आप। सामने आ गई हैं, तो एक बार भी प्रधानमंत्री उस पर नहीं बोलेगा। और हमने कहा है कि चुनाव घोषणा पत्र देखिए, मैं आप लोग जरा अपनी एक सेकंड रुकिए आप, बोलने दीजिए भाई, बोलिए बोलिए। मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये जो लोग हैं, ये इन चीजों पर बहस इस देश में होनी चाहिए कि नोटबंदी के बाद 50 लाख नौकरियां कैसे कम हुई, कैसे इस देश के अंदर सुनिए 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? किसान को दान क्यों नहीं मिल रहा है? किसान को दान क्यों नहीं मिल रहा है? 30 सेकंड देता हूं। लोकसभा के अंदर गरीब स्वर्ण आरक्षण बिल पास हुआ, इनकी राजस्थान के अंदर सरकार है, लागू नहीं किया। अगर गुजरात में लागू हो गया। अमित शाह ने इंटरव्यू दिया हमारे नेटवर्क को, उससे पहले प्रधानमंत्री ने बोला कि हिंदू आतंकवाद की बात कर कांग्रेस ने इस देश की जनता का अपमान करा। राहुल गांधी कहते हैं कि अन्याय कर आपने 5 साल तब देश की जनता का अपमान करा, तो सही क्या है? साध्वी प्रज्ञा के संदर्भ में 2011 में केस NIA को जाता है, मगर ये 2008 में कैसे दिग्विजय सिंह के मुंह से हिंदू आतंकवाद निकल जाता है? 2007 में चिदंबरम साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सेफरन टेरर वर्ड यूज कर देते हैं, और कथित रूप से वर्ड कह रहा हूं, राहुल गांधी जी हो गया के लिए प्रज्ञा, और एक बात और के लिए प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जिस शब्द का इस्तेमाल करा उसको उन्होंने वापस लिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप अपमान कर रहे हैं शहीदों का। बताइए, ये तलवार की धार है सर, अगर उधर उंगली उठाएंगे तो आप पे भी उठती है। जवाब देता हूं। देखिए, जहां तक अपमान की बात है, मैंने पुनः कहा, अपमान तो इस देश में उस दिन हुआ था जिस दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह कह दिया कि 26/11 में संदेह पैदा कर दिया कि पाकिस्तान ने किया कि नहीं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि शहीद हेमंत करकरे उनसे बात करते थे, यानी खामखा ने उनको एक डाउट में क्रिएट कर दिया। नहीं, एक बात और बात से कह दूं, देखिए इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने बचपन में सुना था, पंजाब में जब आतंकवाद हुआ तो हम पढ़ते थे सिख आतंकवाद, LTT का आतंकवाद हुआ तो तमिल आतंकवाद, पूर्वोत्तर में हुआ तो बोडो आतंकवाद, 4 फर्जी केस लग गए तो हिंदू आतंकवाद। मगर एक आतंकवाद ऐसा होता है, उसका मजहब नहीं होता है, भले ही जाकिर मूसा कह दे ये कश्मीरियत की नहीं, इस्लामिक खलीफत के हिंदुस्तान के हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है। क्यों कांग्रेस चुप है? क्या सेटिंग है बताएं? हम लोग अलगाववादी है, आप लोग क्यों? आप लोगों ने देश के अंदर बीत बोया, आप लोगों ने देश के अंदर बीत बोया। भगवा आतंकवाद कौन लेके आया? ठीक है, भगवा आतंकवाद ये लेकर आए। ठीक है, भगवा आतंकवाद ये लेकर आए, भगवा आतंकवाद ये लेकर आए, भगवा आतंकवाद ये लेकर आए। बैठिए, बोलिए मैडम, बैठिए, प्लीज बैठिए, ये गलत है। देखिए ये क्या तरीका है? बैठिए, प्लीज, ये क्या तरीका है? आप बंद करिए, देखिए बंद करिए ना। एक सेकंड मैडम, आप चुप रहिए ना। मैडम आप अपनी बात करो, क्या प्लीज बैठिए। देखिए कॉमन लोग आए हुए हैं, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। ये मैडम यहाँ पे काफी देर से बैठी है, ये अपनी कुछ बात कहना चाहती है, ये मैडम कुछ बात कहना चाहती है। आप लोग
अलाउ नहीं कर रहे किसी को। बोलिए मैडम। जो भी साध्वी के साथ, प्रज्ञा के साथ टॉर्चर हुआ, ये हम सब 50% लेडीज के साथ सेम टॉर्चर हुआ, मेंटल टॉर्चर है, मेंटल टॉर्चर है। बैठिए मैडम, आप कुछ कहना चाहती हैं मैडम? आप क्या कहना चाहते हैं सर? बिल्कुल आऊंगा, मैं आऊंगा, बोलिए। जो ये राष्ट्रवादी बनते हैं भाजपा वाले, इन्होंने धारा 370 क्यों नहीं हटाई? महबूबा मुफ्ती जो आतंकवादियों के समर्थक बताते थे, उसके साथ इन्होंने सरकार क्यों बनाई? जवाब दे। सुनिए, मोहन प्रकाश जी ने कहा किसानों की कर्ज माफी को लेकर ऐसे आप करेंगे कैसे चली जाएगी? सर मेरा सवाल है, किसानों के कर्ज माफी का लेकर इन्होंने एक छलावा किया, कर्ज माफी 10 दिन का नाम लिया था कि हम 10 दिन में कर्ज माफी करेंगे। ठीक है, अभी भी किसानों को मैं ब्याज के किसान सर मेरी बात पूरी करने दीजिए। इन्होंने किसानों के साथ छलावा किया, इन्होंने कर्ज माफी का नाम लेकर किसानों को कर्ज माफ, ठीक है, उन्होंने अभी भी उनको ठीक है। अब राहुल गांधी ने कहा था ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा कर देंगे। आप लोग अपनी बात को रखिए, नेताओं को बोलने दीजिए। आप लोग खुद ही नेता बन जाते। नहीं सुनिए, आप बात सुनिए, बैठिए आप बोलिए। एक सेकेंड। देखिए कर्ज माफी की बात हुई, एक सेकेंड। आपके बाद में सवाल नहीं। अरे आजम खान पे कांग्रेस क्या कहेगी? बोल सकते रुकिए अब आप सर, ये तरीका नहीं है। ओके सुधांशु त्रिवेदी, मोहन प्रकाश, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चुनाव का सबसे बड़ा दंगल है, तो आखिरकार आप बीजेपी कह रही है आप अन्याय कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने 5 साल में न्याय कराया। मैं आपसे पूछता हूं, बीजेपी के 5 पॉइंट जिसमें उन्होंने अन्याय किया है, और उसका जवाब 3 पॉइंट है, 5 पॉइंट और 40 सेकंड सर। सुनिए, इस देश के नौजवानों के साथ धोखा हुआ, इस देश के व्यापारियों के साथ धोखा हुआ, इस देश के किसानों के साथ धोखा हुआ, इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किया, और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया है। सुधांशु त्रिवेदी बैठिए, सुधांशु 30 सेकंड दे दो। 1 सेकंड बैठिए। देखिए, इन्होंने कहा था जब ये 14 में थे, इन्होंने क्या बोला? भूत हो ही महंगाई के बाद मोदी सरकार। महंगाई का क्या? ठीक है, चलो। आज महंगाई की दर क्या है? महंगाई की दर विकास की दर से लगभग आधे पर है। बोलिए। और जब कांग्रेस की सरकार थी, विकास की दर से 1.5 गुना महंगाई थी। और आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि विकास दिख नहीं रहा है। देखिए 3 गुनी सड़कें बनी, रोजगार नहीं सृजित हुए। 2.5 गुना रेलवे ट्रैक बना, रोजगार नहीं सृजित हुए। 2.5 करोड़ मकान बने, रोजगार नहीं सृजित हुए। 20 से अधिक रेलवे एयरपोर्ट बने, हवाई जहाज के अड्डे बने, रोजगार नहीं सृजित हुए। आप तमाम लोगों ने शुक्रिया जिन्होंने इस बहस को देखा। फिलहाल न्यूज 18 की स्पेशल एडिशन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 नेटवर्क। नमस्कार। फिलहाल जयपुर से खास एडिशन में इतना ही। ये देश है हमारा।